किसी किसी का रिवाइज होगा, किसी किसी का फ्रेशली होगा। सुन लो सर, मार्केट एनालिसिस के साथ साथ ही बात होगा, ठीक है। जितना समय जाएगा मैं और एडवांस लेवल मैंने बढ़ाता रहूंगा। रेगुलर मार्केट को जानना है, ठीक है, तो मार्केट का कैंडलस्टिक्स और उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। कोई कितना भी जान ले फिर भी मार्केट को जान पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप इसको जितना भी समय दो आपको लगेगा कम हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक जैसे हम लोग अपने लाइफ पार्टनर को भी सोचते हैं ना, एक दूसरे को, ठीक है, बहुत जानते हैं, ठीक है, लेकिन जितना समय जाता है फिर लगता है ये वाला कैरेक्टर तो कभी देखा नहीं। बोलो। হ্যাঁ রিপিট হয়, হিস্ট্রি টেন্ডস টু রিপিট ইটসেলফ। সেটা মানে তার একটা গ্যাপ আছে, এগুলো বোঝাবো আজকে, এগুলো বেসিকটা আজকে বোঝাবো। आज एकदम टेक्निकल एनालिसिस का बेस बात करेंगे। जिन लोगों का बेस स्ट्रांग नहीं है कर लो स्ट्रांग, ठीक है। কলেজ চলে মানে আবারও পুলিশ হয়ে গেছে মার্কেট, সেই ওই জোন থেকেই উঠে বললাম তো তোকে, আমাকে লাগছে না তো মার্কেট পড়বে বলে। আর মার্কেটের আজকে আমি পুরো সেন্টিমেন্ট কেমন জানি না ফিল করছি। মার্কেট সাইকোলজি ভালো উঠে গেছে। जो एक्सपर्ट ट्रेडर वो दोनों में कमाया हुआ है। हाँ, गिरते पे भी कमाता है, उठते पे भी कमाता है। इधर करके सब स्कैल्पिंग क्यों, तुम नॉर्मल 15 मिनट्स का चार्ट देख के आधा घंटा में भी करो। स्कैल्पिंग बेसिकली तो 5-10 मिनट में ही हो जाता है। वापस इस पॉइंट पे आएगा। नहीं लेता रिटेस्ट कर दिया कॉल 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 ले लेता चलो चलो क्लास करो, इसको लेना है अपने रिस्क में ले सकता है। अच्छा स्क्रीन शेयर करता हूँ और चलो थोड़ा मार्केट का दर्शन कर लो सर। अच्छा ए बात मत करो। अच्छा देखो मार्केट का ऑलरेडी 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटा मार्केट ओपन होके बीत गया है सर। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे ये दिल। सही तो रवि किशोर का गाना लगाने लाइन। तो ये मार्केट का गाना चलता रहता है, ये गुनगुन गुनगुन हमेशा करता रहता है। बस आपको इसका गुनगुन समझना है। तो आज मार्केट गैप अप क्यों दिया, इसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। एक एनालिसिस मैं अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा देख रहा था कि इसके पीछे मेन रीजन था एफआईआई का मार्केट में पोजीशन सुनेगा कि बस अपना ही चलेगा हमेशा, ठीक है। एफआईआई का मार्केट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आज का मार्केट गैप अप देने। अगर आप इवन मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, एफआईआई लास्ट दिन क्या पोजीशन होल्ड करके रखा था। एफआईआई का लास्ट दिन का पोजीशन क्या था देखते एक बार। नेट बायर था इतना तो मुझे याद है। और ऑलरेडी फ्यूचर मार्केट में एफआईआई काफी सारा पोजीशन ओपन था। ये मैं आप लोग को ऑप्शन मार्केट में सिखाऊंगा कि इवन ऑप्शन मार्केट को देखते हुए भी आप प्रेजेंट मार्केट को समझ सकते हो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। 2175 কোটি বায়ার, ডিআই 655 কোটি বায়ার। 2175 তাই তো, 2175 का लास्ट दिन का मैंने फ्राइडे को बायर था, फिर कल तो मार्केट ऑफ था हमारे यहाँ पर, है ना। तो 2175 करोड़ का नेट बायर रहा था एफआईआई। तो नेट बायर रहने के बावजूद मार्केट में क्या हुआ कि मैंने बेसिकली जब एफआईआई नेट बायर होता है ना तो मार्केट में हमेशा एक पॉजिटिव मोमेंटम रहता है। डीआईआई भी इंपॉर्टेंट है, बट आप देखोगे कि जब नेट बायर एफआईआई होता है डीआईआई थोड़ा सा नेट सेलर की तरफ भी कभी कभी जाता है, ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं एफआईआई का मार्केट में पोजीशंस को होल्ड करना आज का मार्केट में गैप अप देने का मेन रीजन कि माने एफआईआई छोड़ नहीं रहा है। अगर एफआईआई छोड़ता तो मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइड में। तो लास्ट दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था हम लोगों ने देखा उस दिन क्लास करते करते कि मार्केट में मोमेंटम नहीं था,
और हम लोग क्लास करते करते भी बात कर रहे थे कि ऊपर जाने का तो कुछ चांसेस नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ा नीचे आएगा या फिर ऐसा ही रह जाए। ठीक है, इवन मुझे याद है पूर्णिमा उस दिन पोजीशन लेके बैठा था और पुटे ना हाँ पुटे पोजीशन नहीं चली। पुट बाय किया। सेव हो गया सर, ठीक है हाँ? उस दिन सेव हो गया था सर उस पे। हाँ उसके बाद बात अगले दिन नहीं, मैं फ्राइडे का बात कर रहा हूँ। फ्राइडे के दिन पूर्णिमा यहाँ पर क्लास में बैठे बैठे पोजीशन लिया था। मार्केट से एनएससी बीएससी साइड पे जा रही, एनएससी साइड पे जा रही, एफआईआई एफडीआई। तो ये वन ऑफ द रीजन था कि एफआईआई का मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में पोजीशंस बना हुआ था, ओपन पोजीशंस था। इसमें एक ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन मार्केट में मैं बात करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे अपकमिंग डे का मार्केट क्या हो सकता है, इसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया आपको दे सकता है। ठीक है, मैंने वो भी एक टेक्निक है मार्केट को जानने का कि अगला दिन मार्केट में बाइंग प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा, कि मार्केट साइडवेज रहेगा। फिलहाल चलो, क्योंकि आज मैं बेसिक बात करूंगा तो एडवांस बात थोड़ा कम ही करूंगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन मैं स्टार्ट करूंगा सर टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम द वेरी, ऐसे तो मैं आप लोगों को स्टॉक वॉच एंड ट्रेड के लिए काफी सारा शेयर देके रखा, आप लोग उसे देखते रहो। मैं भी क्लास कराते कराते अभी आपको बात करूंगा। ठीक है, एकदम सिर्फ बेसिक बात, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ बेसिक चल रहा है और मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मार्केट के साथ कनेक्टेड रहते हुए बेसिक को जाने। ठीक है, तो सर सबसे पहला बात यह है कि स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट को रेगुलर बेसिस में जानने का। माने मार्केट का हार्ट बीट है ये। ठीक है, जैसे मानो रोज मार्केट के सामने हम लोग बैठते हैं और सारा दिन हजारों कैंडल बनते हुए देखते हैं, डे का चार्ट देखते हैं, आवरली चार्ट देखते हैं, मिनट का चार्ट देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि अगला दिन मार्केट कहाँ जाके क्लोज होगा, आज कहाँ क्लोज हो सकता है, अगला 5 मिनट में क्या हो सकता है, अगला 10 मिनट में क्या हो सकता है। तो ये सब जानना ना इतना इजी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टफ है, पर इजी नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, पर आसान नहीं। मैंने किसी मार्केट का मोमेंटम, मैंने यहाँ पर मार्केट में तो हम लोग जैसे बस 4-5 लोग तो नहीं है ना, या 10 लोग नहीं है। मार्केट में लाखों करोड़ों लोग हैं, उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एजेंसीज है, डीआईआई जैसे फंड हाउस है। तो इनका जो ओवरऑल मार्केट के प्रति सेंटिमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशंस, हर चीज मार्केट मोमेंटम को डिसाइड करता है। तो ठीक है, इतना हाई फाई बात ना करके एकदम सिंपल तरीके से बोलते हैं। वेल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन स्टॉक। वेल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज अ क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अगर आप मार्केट के ऊपर एक वेल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो, ठीक है, तो मार्केट में आपको सक्सेस मिलेगा। बट ये इतना आसान नहीं है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल माने बहुत मुश्किल, बार बार बोल रहा हूं, रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है, इट्स पॉसिबल। एक गुड पॉइंट व्यू शुड हैव अ डायरेक्शनल। अच्छा व्यू किसको बोलते हैं? अच्छा व्यू माने डायरेक्शनल व्यू को बोलते हैं सर। अच्छा व्यू माने डायरेक्शनल, डायरेक्शनल माने अल्टीमेटली मार्केट किधर जाएगा। जैसे आज जब मार्केट ओपन हुआ, गैप अप देके ओपन, तो मार्केट गैप अप जाएगा, क्या ये पहले से बोला जा सकता था? हाँ, एक डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इवन अगर आप मार्केट में थोड़ा सा भी समय बिताओगे कि ये गैप अप दे सकता है कि नहीं दे सकता। इवन आप लोग मुझे बताओ, आज मैं बोलने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं स्टॉक एनालिसिस कर रहा था और खुद भी एक ट्रेड में फंसा हुआ था, तो मैं और कुछ बोल नहीं पाया। तो लेकिन लास्ट फ्राइडे को याद करो, जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था 9:15 में, और एग्जैक्टली 9:15 में जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था, आप देखिएगा टाइम भी वहां पर मेंशन रहेगा, 9:15 में ही मैंने बोला कि मार्केट में गैप अप। अच्छा, ये साइकोलॉजी मेरे दिमाग में कैसे काम किया? तो मैंने एक्चुअली डेली सुबह मार्केट स्टार्ट होने से पहले ना 15-20 मिनट पहले आपको मार्केट के बारे में ना एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है। ये आप लोग भी एक हैबिट बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट रिलेटेड जो भी आप ऐप यूज करते हो ब्रोकिंग फर्म का, या मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज चैनल्स हैं, वो ना लास्ट 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ अपडेट मार्केट के बारे में एक देता है। इसके ऊपर बेस करके, अच्छा सबका एक ही तरह का ओपिनियन नहीं होता है, डिफरेंट ओपिनियन होता है। लेकिन डिफरेंट ओपिनियन से आप भी एक मार्केट के बारे में एक आइडिया कर सकते हो कि मार्केट के बारे में सोच विचार क्या है। फिर जाके आप जो भी डेटाबेस
काम करता है, जो आप लोग पढ़ते पढ़ते सीखोगे। फिर आपको ना वो सब डेटा के साथ जब मार्केट का कहना एक मैचिंग करेगा ना, मैंने आप डेटा एनालिसिस करना भी जानते हो और मार्केट में जो कुछ भी कोई कह रहा है उसे भी आप पहचान समझ रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपको दोनों बातें मैचिंग करना एक एक हेल्प करेगा। और फिर आपको एक मैंने एक एनालिसिस देगा कि हाँ मार्केट डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू अपर साइड में है कि लोअर साइड में या फिर साइडवेज में। तो ठीक जैसे हम उस दिन मार्केट स्टार्ट होते होते मैं बोला कि लग तो रहा है कि मैं गैप आऊं, ठीक है। इस पे देखो ट्रेंड है, एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है, हमेशा एक मैं बोल के ही ये बातचीत होता है, ठीक है। ये चीज एग्जैक्टली कह पाना हमेशा मुश्किल है। जैसे देखो आज भी मार्केट में गैप अप था, ये मुझे फील हो रहा था, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं बोल नहीं पाया, हमेशा बोलना पॉसिबल नहीं। लेकिन एक चीज देखो, मार्केट में गैप अप था, लेकिन गैप अप देने के बाद मार्केट डाउन साइड जाएगा, ये किसने सोचा था? ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो लाइव मार्केट का ऑन दैट मोमेंट पूरा मार्केट में जो लोग ट्रेड लिया है वो क्या सोच रहा है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजंस काम करता है। ऐसा होने के पीछे रीजंस ऐसा काम करता है, गैप अप देने के बाद भी मार्केट का डाउन जाना, फर्स्ट आवर में तो वही हुआ है। गैप अप देने के बाद भी मार्केट डाउन जाना, ये दर्शाता है कि प्रॉफिट बुकिंग, माने एक्चुअली लास्ट फ्यू डेज से, अगर आप फ्यू डेज या फ्यू वीक देखो, ये मार्केट का सेंटिमेंट 4 तारीख के बाद से अपर हुआ है। 4 तारीख में जब मार्केट প্রফিট বুকিং মানে যারা এই পজিশনস গুলোতে হোল্ড করেছিল, মানে এখন কত চলছে 18 তারিখ, ঠিক আছে, মোটামুটি 4-5 তারিখ থেকে মার্কেটে মোমেন্টাম চেঞ্ज हुआ है, माने 5 जून से मार्केट मोमेंटम चेंज हुआ है। सो 5 जून से 18 जून कितना वीक आ गया इसके बीच में, 2 हफ्ता बीत गया। अब 2 हफ्ता में जो लोग मार्केट में पोजीशन लिया है, मार्केट में नॉर्मली अगर ऑप्शन मार्केट का कहा जाए, जैसे निफ्टी में नॉर्मली आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, तो ऑप्शंस या फ्यूचर में वीकली पोजीशंस होता है, मंथली पोजीशंस भी होता है। तो यहाँ पर ज्यादा हफ्ता नहीं हुआ, 2 हफ्ता। तो अपकमिंग 2 वीक्स में मार्केट मोमेंटम जो लॉस 3 जून को हुआ था, सॉरी 4 जून को हुआ था, उससे मार्केट को कंसोलिडेशन मिल गया था। माने बेसिकली ये पोजीशंस को मार्केट भूल के एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट को एक बुलिश हरामी पैटर्न देके, मैं अभी अभी ये सब आपको पहचानना सिखाऊंगा। फिर जाके मार्केट देखो धीरे धीरे पोजीशन, कोई इधर पोजीशन लिया, कोई इधर पोजीशन लिया, है ना, फिर कोई बाद में इस ट्रेंड में पोजीशन लिया, उसके बाद देखो मार्केट पूरा थमा हुआ। मार्केट पूरा, ये आवरली चार्ट है इसलिए कैंडल थोड़ा ज्यादा है, इसको डे चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैंडल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज कि ऐसे सिचुएशंस में जो लोग इतना दिन से मार्केट में प्रॉफिट एक रखा है, और ये जो लास्ट कुछ दिनों में मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम, ये मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट किया है। लेकिन एफआईआई का मार्केट में रहना, ये लास्ट दिन का बात कर रहा हूं मैं, और मार्केट में एक गैप अप क्रिएट होना, और ये जो लोग इवन लास्ट दिन भी मार्केट में घुसा था, उनको भी थोड़ा सा चिंता, स्पेशली जो लोग कॉल लिया था, है ना, स्पेशली जो लोग कॉल पोजीशंस पे थे, या फिर जो लोग फ्यूचर पोजीशंस पे थे, वो लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकला, क्योंकि गैप अप मिला है भाई, पैसा मिल गया भाई, निकलो। जैसे ही पैसा मिला ना, फटाफट सब पतली गली पकड़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हर कोई पतली गली नहीं पकड़ता है, ये सब कौन करता है जानते हो? रिटेलर। इस तरह का एक्टिविटी कौन करता है? रिटेलर। सबसे डरपोक मार्केट का, इस मार्केट का सबसे वीक पर्सनालिटी हम आप जैसे लोग। इस मार्केट का 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर। ये लोग ना छोटा छोटा बात में ना बाइंग सेलिंग नहीं करता है, ऐसा नहीं कि मन किया बाई कर लिया, मन किया सेल कर लिया, ऐसा नहीं है। ये हम लोग जैसे डरपोक लोग करते हैं, थोड़ा सा मार्केट में पैसा आ जाता है, क्योंकि हम लोग 400 500 1000 2000 में खुश है, ठीक है, बट दे आर नॉट हैप्पी विद 400 500 1000 2000। और ये लोग मार्केट, ये चाहे तो मार्केट को लेके भी जा सकता है, ये चाहे तो मार्केट को नीचे लेके भी आ सकता है, ठीक है। और इसी बीच में हम लोग कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनस्टेबल फील करते हैं और कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग सेल करने से मार्केट गिर जाएगा? तो इधर तो सेल किया था तो क्या मार्केट क्रैश कर गया? नहीं ना, मार्केट तब क्रैश करता अगर एफआईआई सेल करता, ठीक जैसे 4 तारीख को हुआ था, ठीक जैसे 4 तारीख को हुआ था। यहाँ पर एफआईआई ने भी सेल किया, एआईआई ने भी सेल किया, ठीक है, तब जाके मार्केट ऐसा क्रैश सिचुएशंस पे आता है। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। सो ये सब ट्रेंडिंग सिचुएशंस है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। चलो फिलहाल मैं आपको वापस बेस में
A good point of view should have a directional view and should also include information. क्या क्या information चाहिए आप? Price at which one should buy or sell stock. किस दाम पे आप शेयर को खरीदेंगे और किस दाम पे आप शेयर को बेचेंगे. कितना एक्सपेक्टेड रिस्क आप ले सकते हो. दिस इज डिपेंड ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी. ये एबिलिटी रातों रात रेडी नहीं होता है, समय लगता है, सबका अलग अलग हो सकता है. रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबका अलग अलग हो सकता है. एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कितना रिस्क, इसका एक रेशियो भी आता है, आरआरआर रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ठीक है, 1 टका लगा के आप कितना पैसा मार्केट से रिटर्न चाहते हो. 30 पैसा मैंने 1.5 टका, 1 टका 30 पैसा. ठीक है, नॉर्मली मार्केट बोलता है कि 1.3 स्टैंडर्ड, 1.5 इज वेरी स्टैंडर्ड, लेकिन आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर सकते. ठीक है, और 1 टका लगा के अगर आपको 50 पैसा 30 पैसा आ रहा है, ऐसा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है. सपोज यू इन्वेस्ट 1 रुपी एंड यू कैन गेट बैक 30 पैसा, प्रॉफिट ही है. बट 1 टका लॉस खाने के चक्कर में 30 पैसा कमाना, ये बुद्धिमानी का बात नॉर्मली नहीं है. इसलिए आप 1 टका लगा के अगर 1 टका 30 पैसा आता है, इट्स ओके. बट 1 टका लगा के ओनली 30 पैसा आता है, इट्स नॉट ओके. समझे सर? तो धीरे धीरे ये सभी बात करूंगा मैं. एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड, जो सबसे मुश्किल वाला काम. एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड मैंने सर मार्केट में मोमेंटम मिला था, बट होल्ड कब तक करे, होल्ड कब तक करे. ठीक है, इवन अब सोचो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये इतना आसान काम नहीं है. चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, वो आपको एकदम गारंटी देके नहीं बोल सकता कि आप इतना देर तक होल्ड करो. ऑलवेज हर कोई बने. अब क्या है ना, मार्केट में ज्यादातर लोग क्यों लॉस खाता है, जैसे मानो कोई मेरे जैसा एक्सपर्ट क्लेम करके बैठ गया. ठीक है, ऐसा ऑब्वियसली मैं थोड़ा जानता हूँ, तभी आप सीखते हो मेरे से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप लोग मेरा हर बात को चरणामृत की तरह भरोसा करोगे, तो आप फंस जाओगे. ज्यादातर लोग क्या होता है ना, वो उल्टा साइड में मानो बड़े चेयर में बैठे हुए अगर कोई है, ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा. ठीक है, लेकिन मार्केट में कोई सही नहीं होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा. मार्केट में प्रॉब्लम क्या, क्यों लोग, इतना सारा लोग, आप इवन आप ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करो, जहां पर आप जैसे रोज खुलते हो, वहां पर एक वार्निंग दिखाता है 100 में से 90 लोग फेलियर है, 10 लोग प्रॉफिटेबल है. तो फिर ये 90% लोग फेलियर क्यों है? क्योंकि ये दूसरों के भरोसे मछली पकड़ने गया है, अपने भरोसे नहीं. तो ये फंसेगा. समझे सर? ऊपर से ज्यादातर लोग तो ब्रोकर होता है, और ब्रोकर का क्या है ना, तुम लाभ करो तो भी प्रॉफिट, तुम लॉस करो तो भी प्रॉफिट. ठीक है, कमीशन तो दोनों में ही मारता है. तो ब्रोकर लोग आपका अंदर से भाला नहीं जाता है. ठीक है, ये ब्रोकर का एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये वही उसका काम है. अब मैं उसको क्या बोलूं, अच्छा ब्रोकर बनने के लिए भी जिगरा चाहिए. क्या है ना, कस्टमर को प्रॉफिट करा के बार बार उसको वापस लाना, ये इतना मैंने, क्योंकि उसके लिए उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए ब्रोकर के अंदर भी. और वो मैंने हमारे देश में परसेंटेज में बहुत कम है. वेरी फ्यू फार्म है सर. मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा. और वो भी फार्म का क्या है ना, ब्रांच टू ब्रांच में मैटर करता है. सेम कंपनी का कोलकाता वाला ब्रांच जो बिहेव करेगा, उसी कंपनी का अहमदाबाद वाला ब्रांच उल्टा बिहेव करेगा. ठीक है, तो आप इस तरह से कंपनी एनालिसिस भी नहीं कर सकते. से फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल का कोलकाता ब्रांच आपका ब्रोकर खा जाता है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का मुंबई ब्रांच सबका प्रॉफिट दिलवाता है. सो देयर इज द डिफरेंस. ये डिपेंड करता है ब्रांच कौन मेंटेन कर रहा है, ब्रांच का हेड कौन है, उस एरिया का, लोकल एरिया में क्या किस तरह का मेंटेलिटी वाले लोग हैं, सब चीज मायने रखता है. इसलिए ब्रोकर पे भरोसा करो, बट अपने ऊपर ज्यादा, ब्रोकर पे कम. मैं आपको एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूँ. ब्रोकर बोल दिया फोन करके ले लेना है, ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. बट क्या वो जो तुमको बोल रहे हैं, क्या तुमको भरोसा है उसमें? अगर भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो फिर मत करो. एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट. वही मैं एक्चुअली बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों पे भरोसा करो, बट पहले खुद पे भरोसा करो. और एक चीज दुनिया का नियम है, जिसको खुद पे भरोसा है उसको दूसरों पर भी भरोसा होता है. जो अपने आप पे बिलीव नहीं करता, वो किसी और पे भी बिलीव नहीं कर सकता. चाहे मैं कितना भी मीठा मीठा बात कर लूं, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखते ना, आप मेरा कोई भी बात भरोसा नहीं कर सकते. कैसे करोगे? अपने भरोसा दूसरे पे कैसे भरोसा करेगा? समझ में आ रहा है सर? सिर्फ बेसिक कैरेक्टर, कैरेक्टर मैंने समझ, मैं चरित्र पे बात नहीं कर रहा. मैंने सही. मैंने वैशिष्ट, मैंने इसका एक फीचर्स होता है.
एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड ये क्या बनेगा, ये समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में तो ज्यादातर न्यू कमर जब मार्केट में आता है उनको तो लगता है भाई होल्ड ही मत कर, अभी ले और अभी बेच दे। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं आपको आज का मार्केट से ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आज मार्केट गैप अप देके स्टार्ट हुआ 23,000, लास्ट दिन 23,400 समथिंग में क्लोज हुआ था। नहीं एक सेकंड रुको, डे चार्ट लेता हूँ। लास्ट दिन क्लोज हुआ था 23,000, हाँ 460 समथिंग में। आज मार्केट 23,500 तक गया था। स्टार्ट जब हुआ था कितना गैप अप दिया था ये, तो आवरली चार्ट में थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। मोटा मोटी हाईएस्ट चला गया था 23,576, उसके बाद गिरने लगा। अब तुम सोचो जो थोड़ा सा नाजुक होता है या जिनको डर लगता है वो गिरती मार्केट में डर जाएगा, लेकिन जिसको मार्केट के प्रति भरोसा है और अपने प्रति भरोसा है और कॉन्सेप्ट अपने नॉलेज पे भरोसा है वो डरेगा नहीं, वो एक रेड कैंडल से नहीं डरेगा। डरने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना, मानिए कि वो पोजीशन लेके रखा है, से फॉर एग्जांपल उसने एक कॉल लेके रखा, ঠিক আছে কল নিয়ে আছে, মার্কেটটা যেই পড়ে গেছে ও ভয় পাচ্ছে, ঠিক আছে মনে হচ্ছে পুরো একদম শেষ হয়ে যাবে, একদম চলে যাবে, ঠিক আছে মার্কেট যখন পড়ে এরকমই ফিল হয়, फटाफट फटाफट डिजिट चेंज होता, तो डिजिट इतना जल्दी चेंज होता है ठीक है, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। लेकिन आप जिस दिन पोजीशन लेते हो ना, ये दिन के स्टार्टिंग में ही, मैंने एक्चुअली बोलता है ना कि सुबह ही डिसाइड करता है कि शाम कैसा जाएगा। तो दिन जब शुरू होता है उसी टाइम पे आपके माइंड पे वो चीज एक्चुअली क्लिक करेगा। रोज सही होगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से एवरी डे को यूज कर पा रहे हो, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि आप एक चीज देखो कि क्या मार्केट सच में गिर के एकदम 23,400 में आ गया, नहीं ना, वापस कॉन्सोलिडेट हुआ ना, वापस मैंने रिबाउंड हुआ ना मार्केट। तो कहीं ना कहीं जितना लॉस अगर कॉल लेके स्टार्टिंग में जिनने गलती किया था बाद में वो रिकवर कर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में अगर आपको रहना है, मार्केट का बीट को समझना जरूरी है। आप हड़बड़ करोगे तो रोज लॉस बुक करके ही घर जाओ। कहना आसान है सर, करना नहीं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। जो चीज कहना आसान होता है वही चीज करना मुश्किल होता है। दुनिया का नियम, ठीक है। जैसे वो क्रिकेट स्टेडियम में जब कोहली या जो भी रोहित शर्मा जब खेलता है और हारने के कगार में होता है, ठीक है, हम लोग कैसे बोलते हैं अरे ये बॉल पे छक्का नहीं मार पाया, ये वाला बॉल पे छक्का नहीं मार पाया, मैंने जैसा है कि अंदर तू रहता तो क्या करता। हम लोग माठेर বাইরে থেকে বলি এই করতে পারবো সেই করতে समझ रहे सर, ये कॉन्सेप्ट हर जगह में काम करता है, तुम देखो। বুঝতে পারছেন তো? টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ইজ এ পপুলার টেকনিক দ্যাট টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ইজ পপুলার টেকনিক। এইটাই ব্যাট, ব্যাট মানে হচ্ছে যে ক্যান্ডেল গুলো, ব্যাট বল বলে বল আনসার করতে হবে, ব্যাটটা হচ্ছে তোর হাতের ওই বাটনটা, बाई করবো ना सेट করবো, दैट इज योर बैट। और मार्केट आपको हर कैंडल में क्या कर रहा है, क्वेश्चन बॉल कर रहा है। ये एक्चुअली ये जो मार्केट का मोमेंटम है ये सब बॉलिंग है, मार्केट आपको सवाल कर रहा है, आपको उसका जवाब देना है। और इस पे चार लगेगा कि छक्का लगेगा डिपेंड करते हैं टाइमिंग्स। रोहित शर्मा के बैट से जब चार छक्का निकलता है देखना आवाज आता है, बहुत स्वीट एक साउंड आता है टक, अगर वो साउंड आया तो रोहित शर्मा खुद भी देखता नहीं है उधर, उसको पता है बॉल कहाँ गया है। धोनी को देखना जब वो हेलीकॉप्टर मारता था, ठीक है, उसको पता है वो मारने के बाद अपने घमंड में ही रहता था, उसको पता है बॉल कहाँ गया है, ठीक है। तो वैसा घमंड आपको भी अंदर होना चाहिए, समझ रहे सर। मारने के बाद देखने का जरूरत नहीं, मारने के बाद भी अगर देखना पड़ रहा है कब ऐसा दिन आएगा? हाँ, ट्रेनिंग चालू नहीं किया अभी तक, हाँ? और एक्सपेक्टेशन का लेवल, फील्डिंग नहीं किया अभी तक, आके ही बैट करना है। वही सर। Technical analysis is a popular technique that allows you to do just that. It helps you develop a point of view on a particular stock or index. बार बार बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस ही है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक में या फिर इंडेक्स में डिसाइड करेगा। जैसे चलो आज एक स्टॉक दिमाग में चल रहा है, बार बार निफ्टी में बात कर रहे हैं, बोर हो जा रहा हूँ मैं। जोमैटो, जोमैटो गैप अप ओपन दिया है,
गैप अप ओपन तो दिया है और कहाँ गया है देखो सर, आज का आवरली चार्ट है ना, ये देखो 186 में था, 186 से सीधा 188.80, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गिर के अभी 186.81 में वापस चल रहा है, मैंने फिर भी ओपनिंग मैंने लास्ट दिन के क्लोजिंग से अपर साइड में ही है। अब जोमेटो में ये सिचुएशन क्यों बना, क्यों 186 का शेयर 188 तक गया, ठीक है, जोमेटो पेटीएम को खरीद रहा है, जोमेटो पेटीएम को नहीं खरीद रहा है, पेटीएम का जो टिकट बुकिंग है ना, मूवी टिकट, पेटीएम का मूवी टिकट ऑप्शंस को ये परचेस कर। अब जब जोमेटो पेटीएम का मूवी टिकट को खरीद रहा है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है कि मूवी टिकट में जोमेटो को अच्छा गेन मिलेगा, और पेटीएम का ऐसे मूवी टिकट से एनुअली 1700-1800 करोड़ का फायदा होता है। अब आप बोलोगे तो फिर अगर पेटीएम को फायदा होता है तो पेटीएम बेच क्यों रहा है, क्वेश्चन देखो, एक सवाल किया उसमें से 4 सवाल और जवाब काउंट हो गया। जोमेटो क्यों खरीद रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि चलो प्रॉफिटेबल हो सकता है। आजकल तो जोमेटो ब्लिंकिट में मैं देख रहा था, ब्लिंकिट तो आजकल प्रिंट आउट भी बेच रहा है, पता है आपको, प्रिंट आउट माने सपोज फोटो वगैरह चाहिए तो उसको दे दिया, वो देख हाँ मैंने तुम अगर मानो तुम्हारा कुछ भी प्रिंटिंग कराना है, ठीक है, तो उसमें आप फाइल अपलोड करो, वो प्रिंट करके तुम्हारे घर पे लेके जाएगा, मैंने ग्रोसरी भी डिलीवर करेगा, तुम्हारा कॉपी किताब भी डिलीवर करेगा, हाथ থেকে বের করে দেবে না, घर से निकालने नहीं देगा, ठीक है, 3 टका पर पीस करके चार्जेस रखा है, ठीक है, ठीक, हाँ 3 टका डिलीवरी चार्ज भी तो जोड़ेगा फिर। नहीं, सर्टेन अमाउंट में अगर उसका रहेगा तो उस पर फ्री डिलीवरी करेगा, ठीक है। एक तो देखो मेरे को लगता है हायर मिडिल क्लास तो शिफ्ट हो ही जाएगा उसका मार्केट टारगेट अभी पहले थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास रहेगा, ठीक है, रिच क्लास भी रह सकता है, रिच का संख्या कम है, रिच का भी मार्केट नहीं बनता है प्रॉपरली, लेकिन ये सब काम पे पहले वो हायर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है, फिर मिडिल क्लास, अगर उनका टारगेट मार्केट बन जाए तो फिर उससे वो उसका हो जाएगा। तो तुम सोचो कि ब्लिंकिट कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है। अच्छा, ब्लिंकिट का ये 10 मिनट का डिलीवरी, ब्लिंकिट माने जोमेटो का ही पार्ट है, 10 मिनट डिलीवरी ब्लिंकिट का, जोमेटो का, ये चीज पहले मार्केट में बहुत मैंने क्रिटिसाइज हुआ था कि पागल है 10 मिनट में कैसे डिलीवरी करेगा, फिर वो लोकल लेवल में गोडाउन बना के सच में 10 मिनट का डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, और ये चीज पहले क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन बाद में स्विगी भी इंस्टामार्ट लाया, ठीक है, उसको देख के बिग बास्केट जो इस फील्ड का सबसे पहला कंपनी है इंडिया में जिसमें टाटा का शेयर होल्डिंग है, बिग बास्केट भी सेम पॉइंट पे है। तो कहीं ना कहीं ब्लिंकिट का ये सोच, ठीक है, उसका नाम क्या है जोमेटो का ओनर का, दीपिंदर गोयल, ठीक है, तो ये एक ये उनको हमेशा फास्ट मूविंग एडवांटेज देगा, नो डाउट देगा। मैं इस चीज को एनालिसिस किया क्योंकि बिग बास्केट नहीं सोच पाया जिसमें टाटा जैसा बोर्ड है, ठीक है, स्विगी जो जोमेटो से पहले मार्केट लीडर है, जोमेटो से स्विगी का मार्केट रीडिंग ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो नहीं सोच पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो जोमेटो स्विगी को बीट किया है, मैंने बीटिंग कर रहा है धीरे धीरे मार्केट में, तो ये सब सोच ही होता है ना जो कंपनी को बाकी से आगे लेके जाता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ऊपर से भी पेटीएम का मूवी टिकट और इवेंट टिकट, इवेंट माने जैसे आपको तो शो वगैरह शो देखना है, आईपीएल का टिकट बुक करना है, ये सब का जो एरिया है, ये दोनों चीज पेटीएम से ये ले रहा है, जिसमें पेटीएम का एनुअली मोटा मोटी 1700-1800 करोड़ का पैसा एनुअली आता है, तो वो चीज जोमेटो पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेटीएम क्यों शिफ्ट कर रहा है, पेटीएम का कहना है कि मैं अभी सिर्फ मेरा जो फ्लैगशिप पॉइंट है, पेबैक पॉइंट्स को देके वॉलेट के थ्रू से पेमेंट करना, पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन पेटीएम का बिजनेस है, पेटीएम अपना 3 पेमेंट ऑप्शंस में ही रहना चाहता है, पेटीएम अभी दूसरा चीज में फोकस करना नहीं चाहता। पेटीएम का प्रॉब्लम है, माने मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ नन हो गया, माने वो बोलते वो बेसिकली अपना बिजनेस मॉडल, पेटीएम का ऐप खोलिएगा उसमें इतना सारा चीजें हैं, लेकिन इतना सारा चीज मेंटेन करने के लिए खर्चा भी होता है, ठीक है। बेसिक पेटीएम चाह रहा था कि मैं वन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट रखूं, बट वन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, जिसके कारण पेटीएम के बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है। तो पेटीएम क्या करना चाहता है, अपना फोकस एरिया को मेन एरिया में लाना चाहता है, जिसमें पेटीएम मेनली काम करने के लिए आया था, दैट इज पेमेंट ऑप्शंस, कैशबैक पेमेंट पॉइंट्स के थ्रू से कस्टमर एक्वायर करना, वही पेटीएम का मेन मोड है। पेटीएम का कहना है कि हम अपने मेन मोड में रहना चाहते हैं, ठीक है, बाकी सब चीजें मैं धीरे धीरे अगर हो सके तो बेच दूंगा। उसी में से एक डील करने का वादा, मैंने बेसिकली अभी डील हुआ है, डील कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसी पॉइंट पे आज जोमेटो का शेयर में ग्रोथ।
হ্যাঁ প্রথমে তো হ্যাঁ ওইটার জন্যই গ্যাপ আপ হয়েছে, এইটার জন্যই গ্যাপ আপ হয়েছে। পেটিএম এর শেয়ারে মনে তো হয় না, ও তো সেল করছে দেখছি। পেটিএম তো শুধু 197 না, কি নামে আছে, পেটিএম নামে আছে। পেটিএম তো শুধু পেটিএম। मैं बोला ना, मैं देखा नहीं था, लग तो नहीं रहा था कि पॉजिटिव होगा। आपने रैंडम पूछा, मैं रैंडम ओपन किया, और जैसा ही लगा वैसा ही। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे सर आप? ठीक है, पेटीएम सेल कर रहा है तो ये पेटीएम के लिए पॉजिटिव बात नहीं है, ठीक है। इसलिए जब जोमेटो गेन कर रहा है तो पेटीएम गेन नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मार्केट क्या करता है ना। अब देखिए ना, आपका एक बिजनेस था, अब अचानक से बेच दोगे तो मार्केट को ये चीज अच्छा लगता है क्या? आप अपने पोर्टफोलियो से एक चीज बेच दोगे, करंट करंट मार्केट इसको तो नेगेटिवली लेगा ना। अब धीरे धीरे आपका फोकस एरिया किधर जाएगा, आप किस कैसे मैनेज कर रहे हो, वो चीज फिर मार्केट अपने हिसाब से लेगा। ये चीज अब पेटीएम का ये डाउनफॉल आज का, ये आज के न्यूज की बेसिस पे है, कल कुछ और डील होगा तो वो चेंज हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट आज के हिसाब से ठीक जैसे जोमेटो में जो हुआ, पेटीएम में ठीक उसका उल्टा हुआ। एग्जैक्टली, मैंने बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि तुम डेली बेसिस में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मार्केट का ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, इसको दिमाग करो, क्योंकि ट्रेडिंग में तुमको ये सब चीजों में छोटा छोटा पॉइंट में ना तुमको फायदा है। ठीक जिस कारण से मैंने जोमेटो में बोला कि पॉजिटिव रहेगा, ठीक उल्टा कारण से ही उसी का ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से पेटीएम डाउन गया। अब ऐसे हर कंपनी में हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि सबका रीजन सेम, रीजन अलग हो सकता है, लेकिन रीजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन हाँ, इस चीज में मैं जितना इजीली आपको बोल रहा हूँ, इस चीज में अगर आपको ग्रिप लाना है तो आपको फंडामेंटल पढ़ाई करना, ठीक है। जो करेंटली मैं नहीं करा रहा हूँ, बट मैं बहुत जल्दी करना चाहता हूँ, ठीक है। काफी लोग मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे स्टार्ट करो फंडामेंटल, तो मैं करूंगा, तो मैं टाइम मैनेज करूंगा, आप लोगों को बोलूंगा अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। यानी ये जो मैं अभी आपको अचानक से एक एनालिसिस दिया एक कंपनी के बारे में, ऐसे एक ऐसा ऐसा ये फंडामेंटल एनालिसिस, इसको बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट आपको कंपनी के बारे में एक हमेशा ना, मैंने देखो ये ना ऐसा नहीं कि आप हमेशा पेपर लेके बैठ जाओगे और रिसर्च करते रहोगे। बेसिकली जब आप एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह आपका दिमाग, या फंडामेंटली जब आपका दिमाग काम करेगा ना, तो टेक्निकली भी वो कैसे बिहेव करेगा, आपका दिमाग उसमें भी काम करेगा। कुछ समझे सर? तो छक्का लगा के आंख बंद करके नीचे देखने के लिए ना, ये वाला चीज समय लगता है। नेक्स्ट, it helps you develop a point of view on a particular stock or index and helps you define the trade in terms of entry price, exit price and risk। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको 3 पॉइंट में काम करता है, एक आपको प्रॉपर एंट्री देता है, प्रॉपर एग्जिट देता है, एंड रिस्क फैक्टर के बारे में बताता है। Like all stock market research technique, technical analysis also comes with a few associated conditions and assumptions। ये एक टेक्निक है, तो हर टेक्निक का एक assumptions होता है, इसका भी कुछ नेगेटिविटी है, इसका कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी भी है, लेकिन हर चीज का थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। सम ऑफ व्हिच कैन बी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाउएवर टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट ट्रेड बेस्ड ऑन टीए। टीए माने टेक्निकल एनालिसिस। वी विल डिस्कवर दीस कंडीशंस धीरे धीरे। टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट इज इट? सुनो सुनो, कंसंट्रेट करो। मार्केट रहेगा, मार्केट के बारे में ज्यादा ना सोचो। टेक्निकल कैसे काम करता है? इमेजिन यू आर वैकेशन इन फॉरेन कंट्री। मैं इस कहानी को बता रहा हूँ, ये कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसा एग्जांपल देना चाहता है। सपोज टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी। आप किसी अननोन कंट्री में अगर जाते हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम जब तुम दुबई गए थे, ठीक है, तुमको वहां पर जाके थोड़ा सा चिंता था कि कैसा रहेगा, हाँ, उस एरिया में क्या खाना मिलता है, ठीक है। मे बी अगर हाँ, अगर कोई पहले से जान पहचान का है तो थोड़ा सा सुविधा हो जाता है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप एक अननोन शहर में, एक अननोन कंट्री में, जहाँ का फूड हैबिट्स के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और आप अचानक से विजिट करते हो, तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। हाउ? जहाँ भीड़ है वहां जाओ। लेकिन प्रॉब्लम है कि भीड़ जो खा रहा है आप वो नहीं खाते। जैसे मैं जितना जानता हूँ कि दुबई साइड में कैमल वगैरह बहुत खाया जाता है, ठीक है,
ठीक है, कैमल का वो पूरा मसाला वसाला डाल के कैमल खाया जाता है। अब मानो कि आप कैमल नहीं खाते, ठीक है, तो उसे बीफ पे जो है वही खाता वो बीफ उधर बीफ मिलता नहीं है, ठीक है, कैमल मिलता है। ज्यादा अच्छा बुरा कर गया है, जिसको जहाँ मिलता है वही खाता है। हमारे देश में घास फूस ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हम लोग घास फूस ज्यादा खाते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। सो पॉइंट इज कि अब कैमल आप नहीं खाते, लेकिन भीड़ कैमल में। टेक्निकल में गलती क्या हो जाता है कि भीड़ जहां है आप उधर जाओगे तो आप सेफ रहो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो खाने वाला कंडीशन था उसको थोड़ा सा मैं एक्सेप्शनली बोल दिया, वो अलग बात है। बट टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज आपको भीड़ को ही पसंद करने के लिए बोलता है। आप वहां पर ना फंडामेंटल मत करने मत जाओ। फंडामेंटल माने क्या होता है, सपोज एक एरिया में स्ट्रीट में 100 दुकान है, अब हर एक दुकान के सामने जाते हो, हर एक का खाना बनाने का प्रोसेस देखते हो, क्या डाल रहे देख रहे हो, फिर खाना चूज करो। दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन इसमें जब आपको भूख लगेगा, क्या आप 100 दुकान घूमोगे, क्या डाल रहे देखोगे, फिर खाना खाओगे? नहीं ना। तो फिर आपके पास उपाय क्या है? भूख लगा है, देख भाई 4-5 जगह कहाँ भीड़ ठीक ठाक है, हो सकता है इसका खाना सही रहेगा, इसको इसी से खा लेते हैं। जिंदगी में लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब डिसीजन कुछ समझ में नहीं आता, जहां भीड़ है उधर जाता है। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल हुआ कि पछता हुआ, वो समय बताएगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में फर्क इतना है कि फंडामेंटल एनालिसिस इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस करके फिर उसमें पैसा डालते हैं, फिर उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करता है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस इतना इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस नहीं करता है। वो एक बड़े चीज के पीछे भीड़ देखता है और उस भीड़ में ट्रेंड बनता है और उसी ट्रेंड के बेसिस में पैसा कमाता है। और ट्रेडर को वही चाहिए, ट्रेंड। हो जाएगा ना बेटा? रेस्टोरेंट का इमेज दिया है, ठीक है, तुम जा जाके देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, जो भी हो समझ में आया सर। ऐसे एग्जाम्पल अच्छा था तो मैं आपको समझने के लिए जो भी एग्जाम्पल अच्छा रहेगा मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन 1 में वही वाला चीज को एक्सप्लेन किया है, ऑप्शन 2 में भी जो मैंने आपको सेकंड में बताया वो वाला चीज एक्सप्लेन किया है। तो ये देखो यहाँ बोला ना, इन स्टॉक मार्केट ऑप्शन 1 इज वेरी सिमिलर टू फंडामेंटल एनालिसिस, माने एक एक को जाके चेक करो एंड फिर डिसाइड करो कि कहाँ तुमको सुटेबल लग रहा है। where you research a few companies thoroughly and will explore the fundamental analysis in a greater details in next, जब बैच स्टार्ट करूंगा। वो एक अलग ही एरिया है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन 2 इज टेक्निकल एनालिसिस, वन कैन स्कैन फॉर अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड, आल्सो नोन एज आका आका माने आल्सो नोन एज मार्केट प्रेफरेंस। मार्केट का प्रेफरेंस किधर है, माने बेसिकली बार बार यहाँ पर बार बार आप लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो लोग ट्रेड कर रहे हो और फेलियर हो रहे हो, ठीक है, अब मार्केट के साथ रेस मत करो, ठीक है। लॉस होगा तो रिकवर करने के पीछे पागल मत हो जाओ, ठीक है। आप मार्केट के साथ रेस करोगे, जैसे सूरज के साथ रेस करके आज तक किसी ने जीता है? सन के साथ, हाँ, तो वही मुंह के बल ही गिरा ना। तो मार्केट के साथ रेस मत करो। मार्केट का जो भाव है, उसका जो ट्रेंड है, उसे पहचानने का कोशिश। समझ में नहीं आए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक अपने आप को ट्रेड से दूर रखो। थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो बट ग्रीडी मत हो जाना, ठीक है, कि नहीं कर लेते तो इतना आ जाता, सबका बात फालतू नहीं मान रहे। नहीं बहुत Technical analysis is a research technique to identify trading opportunities in the market based on market participants' action. मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को रिसेंटली कितना बार बोला। FII इज देयर, DII इज देयर, रिटेलर इज देयर। रिटेलर माने इसके अंदर हम आते हैं, आप आते हैं, सब आते हैं, लेकिन इनके पास पैसा तो है बट ये एकजुट नहीं है। बट ये एकजुट है। FII इज यूनाइटेड, DII आल्सो ऑलमोस्ट एक साथ मिलके ही मार्केट में मोटा मोटी ये लोग पोजिशंस लेते हैं। तो FII, DII, रिटेलर, इनका पैसा ही मार्केट में बेसिकली ओवरऑल ट्रेड होता रहता है। अब आप देखो कि आप किस तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, और ये कैसे विजुअलाइज करोगे? चार्ट के थ्रू से। चार्ट के थ्रू से अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा गेन किया, अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन गया, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो ऐसे ही नहीं हुआ है, FII, DII के कारण ही। Over time, patterns from these charts and each patterns convey certain message. The job of technical analysis is to identify these patterns and develop a point of view. एक टेक्निकल एनालिस्ट का काम क्या है? इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और पॉइंट ऑफ व्यू को रेडी करना। जैसे आप लोग मेरे को बार बार पूछते हैं ना, सर कैसे करें कैसे करें, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ
कि आपको, आप जब तक ये बेसिक से सब कुछ है, आप जब तक FII को नहीं समझ पाओगे, DII को नहीं समझ पाओगे, चार्ट को कभी एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप चार्ट का एनालिसिस नहीं कर पाते हो तो फिर आपका डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कभी बनेगा ही नहीं। और अगर बनेगा कभी तुक्का लग गया अलग बात है, लेकिन एकदम श्योर शॉट अपने कॉन्फिडेंस में कि हाँ ऐसा ही होगा, ये चीज जब तक नहीं आता इसका मतलब आपने मार्केट को जाना नहीं। Like any research technique, technical analysis stands on a bunch of assumptions. Technical analysis practitioners, you must trade the markets, keeping these assumptions in perspective. मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या assumptions से technical analysis चलता है. Also at this point it makes sense to throw some light on matter concerning FA and TA. FA माने basically fundamentals and TA माने technical. जिसके बारे में मैं आपको बार-बार क्लास में बोलता भी रहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस उसे कहते हैं जब हम इंडिविजुअली एक एक कंपनी को रिसर्च करते हैं, फिर उस कंपनी का, जैसे मैंने आपको अभी जो जोमेटो और पेटीएम के बारे में हल्का सा बताया, ये एक फंडामेंटल अप्रोच से बताया। ऐसे तो एक मार्केट न्यूज था, बट ये न्यूज कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये फंडामेंटल अप्रोच है। जैसे देखो, दो तरीका होता है मार्केट को जानने का। जोमेटो पेटीएम का टिकटिंग एरिया को बाई कर रहा है, ये न्यूज है। लेकिन ये न्यूज जोमेटो के शेयर में मूव लाएगा और पेटीएम के शेयर में माने डाउनग्रेडेशन लाएगा, इसका क्या गारंटी है? आप लोग बात समझ पा रहे हो? जोमेटो पेटीएम को खरीद रहा है, उसका मूवी टिकटिंग एरिया खरीद रहा है, ये न्यूज है। चलो न्यूज तो बहुत अच्छा है, न्यूज से ट्रेड होता है, लेकिन ये न्यूज फंडामेंटली इंपैक्ट कर रहा है, टेक्निकली नहीं। पहले उसका फंडामेंटल इंपैक्ट है और उसका रीजंस के कारण टेक्निकल में इंपैक्ट। ये जो मार्केट में जोमेटो का गैप अप होना, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनना, आज का अभी का सिचुएशन, ये पूरा घटना आज ही घटा है। और जोमेटो का सेम टाइम पे पेटीएम का शेयर लगातार लास्ट 2 घंटा में गिरना, ये दोनों का कारण एक्चुअली फंडामेंटल से ट्रिगर हुआ है। बेसिकली बिजनेस में इंपैक्ट क्या है इस पर्टिकुलर घटना से, ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस अल्टीमेटली आपका टेक्निकल टारगेट फिक्स करता है। ये चीज आप कितना भी, स्पेशली स्टॉक एनालिसिस में फंडामेंटल अप्रोच इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, इवन आप अगर जानोगे फंडामेंटल तो आप हमेशा थोड़ा सा बेहतर रहो। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर बनने के लिए फंडामेंटल सीखना मैंडेटरी है, नहीं, मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? बिकॉज फंडामेंटल अप्रोच के बिना सिर्फ चार्ट को देखते हुए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आप फंडामेंटल खोले, फंडामेंटल अगर आपकी ठीक है, तो आप एकदम प्रो बन जाओगे, आप प्रो बन जाओगे। टेक्निकल में आप ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिट भी करोगे, लेकिन बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहेगा। और स्पेशली जब मार्केट बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में हो, मे बी डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में आपको दिक्कत होगा। मैंने बिना फंडामेंटल जाना, मैंने जो फंडामेंटल को नहीं जानता और सिर्फ टेक्निकल के आधार पे मार्केट में रहता है, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डिसाइड नहीं कर पाता। और जिनको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल को भी वो जानता है, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डिसीजन ले सकता है। ऑब्वियसली बात सर, एक एक्स्ट्रा डिग्री, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हेल्प तो करेगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई MBBS डिग्री वाला डॉक्टर और एक MD डॉक्टर, ठीक है, तो जब MBBS का राय हमें लगता है कि ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर हम MD के राय के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसा क्या बात है जो एक MBBS नहीं बता सकता कि MD बता सकता है? MD को एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पढ़ाई है ना, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस तो दोनों का है। MBBS भी 10 साल से काम कर रहा है, MD भी 10 साल से काम कर रहा है। इवन किसी किसी केस में ये भी होता है सर कि एक साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस वाला MD से 20 साल का MBBS काम का है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ भी काम करता है। आप समझ रहे हो? मैंने आपको फंडामेंटल आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तीर मार दोगे। आप आपको कितना उस चीज को लेके आप एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज गैदर किए, वो भी मायने रखता है। ठीक, जैसे डॉक्टर लेवल में बोला ना, ये 20 साल का MBBS डॉक्टर एक 2 साल का 3 साल का MD डॉक्टर से बेहतर है, आप उनसे राय ले सकते हैं। ज्यादा अच्छा, वो आपको ज्यादा, क्योंकि वो चीजों को बहुत ज्यादा दिन तक देखा है। और ये MD डॉक्टर तो पढ़ाई किया है, प्रैक्टिकल तो भी नहीं किया ना।
समझे? डिग्री इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट नॉलेज का यूटिलाइजेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझे? मैंने यूट्यूब वीडियो से खाना बना के अपने आप को अगर कोई सेफ ठीक है, तो फिर जो लोग सेफ बना है उनसे और आप में क्या ही फर्क है? हो सकता है कि एक दिन यूट्यूब का खाना बना के आप घर का सभी को खुश कर दिए, संजीव कपूर भी आपको आके आपको देख रहे कि भाई संजीव कपूर से भी आपने बेहतर कर दिया, तो आप अपने वो सेफ बनोगे बोलो कि मैं सेफ बन गया। अच्छा, तो एफ एंड डी ए ये दोनों हैंड टू हैंड ही चलता है। चलो समय के साथ साथ टाइम दोगे तो सीख जाओगे। बोथ टेक्निक्स आर डिफरेंट एंड नॉट कॉम्पेरेबल। बहुत लोग मेरे को आगे सवाल करता है, सर बताओ टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होता है कि फंडामेंटल? कोई कोई ऐसा भी बोलता है हमको टेक्निकल सब आता है, ठीक है, बस फंडामेंटल में थोड़ा दिक्कत है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है हमें क्या आता है हमें क्या नहीं आता, दैट्स नॉट द थिंग। तुम दोनों को जोड़ के क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। A prudent trader would educate on both techniques to identify great trading and investment opportunities. Ultimately, at the end of the day, दोनों को कमाना है पैसा, सबको कमाना है पैसा। तो आप अपने मनी को किस तरह से मार्केट में रखोगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में जिसको रखोगे, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में उसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो कोई कोई मैं ऐसे भी मेरे को बोलता है, सपोज मैं बोलता हूँ कि पेटीएम ले लो, ट्रेड करो पेटीएम में, ठीक है, तो मेरे को जवाब देता है सर पेटीएम है मेरे पास। अब मेरा बात सुनो सर, पेटीएम आपके पास है वो अलग बात है, मैंने आपके पास है मैंने बेसिकली आप पेटीएम में इन्वेस्ट करके रखते हो। और जब मैं आपको बोलता हूँ पेटीएम में ट्रेड करो, ये दोनों अलग चीज हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ इंट्राडे करो, आप पोजिशनल ट्रेड लो, ठीक है, क्योंकि पेटीएम में रिसेंट में एक मोमेंटम है, जैसे रिसेंटली था ना 370 में चल रहा था, अभी 420 में है पेटीएम में, क्लास में भी बोल रहा था ऑलरेडी 50-60 का इधर उधर का मूवमेंट दे दिया कि लेकिन क्या इसमें मैं आपको बोलूंगा कि पेटीएम अभी होल्ड करो? पेटीएम अभी होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा पेटीएम को और ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे कोई कोई ने उस बात को सुनते हुए भी बोला कि अपसाइड में, जैसे मैं बोला कि अपकमिंग में 500 550 तक पेटीएम जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके शायद पेटीएम आपको 500-600 जोन में दिखे, ठीक है। तो एक हो गया होल्डिंग करके पेटीएम में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करना, और एक हो जाता है पेटीएम के करेंट मोमेंटम को देखते हुए उसमें ट्रेड लेना। दोनों अलग चीज है। हो सकता है कि प्रोडक्ट सेम है, बट दोनों प्रोडक्ट को लेके आप कर क्या रहे हो वो दोनों अलग पॉइंट हो। सो इन दोनों को अभी एक साथ मैच मत कर देना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ टीए एंड एफए बोथ आर नॉट कॉम्पेरेबल। समझे सर? तो जिसमें अपॉर्चुनिटी मिले, भले ही वो स्टॉक आपके पास हो, फर्क नहीं पड़ता, दो अलग अलग अकाउंट बनाओ, ठीक है। आप स्टॉक्स में तो दोनों एक साथ दिखाता है, इन्वेस्टमेंट का अलग एरिया दिखाता है और ट्रेडिंग का अलग एरिया दिखाता है, ठीक है। अगर आपको आप स्टॉक्स नहीं है दूसरा किसी है तो आप वहां पर जैसे जीरोधा में अलग अलग करके नहीं दिखाता है, तो आप कोई ऐसा एक ब्रोकिंग आप बने अकाउंट खोल लो जिसके थ्रू से आप एक में इन्वेस्टमेंट करो एक में ट्रेड करो, ट्रेड को पूरा अलग ही रखो, ये मेरा मानना है, ठीक है। ट्रेड को अलग रखो, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करोगे ना वो पोजीशन पे ऐड हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एवरेज आउट करे, ये करे वो करे। नहीं क्योंकि करता है, मैंने देखा है ज़्यादा करता है। अगर लॉन्ग टर्म में भी आपने किया है ना, जैसे मैंने 400 में 450 में एक शेयर किया, अभी प्राइस गिर के 400 आ गया, मेरे को और लेना है। तो अब जब मैं 400 में और खरीद रहा हूँ तो एवरेज आउट हो जाता है, हाँ। तो मेरा घाटा ही हो जाता है। अल्टीमेटली वो समझ में भी नहीं आता है, एनालिसिस करने में दिक्कत होता है। तो आप जब ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट को अलग करो और इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, जैसे ये ज्यादा बुद्धिमानी का बात है। और आजकल तो कंपनी का इतना भी चार्जेस नहीं है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का, है ना। जीरोधा पे भी यूज करते हैं हाँ, जीरोधा तो एएमसी, हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो ब्रोकरेज है, मैं एएमसी बोल रहा हूँ। मैंने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 350 400 मैक्सिमम होता है, किसी किसी का वो भी नहीं होता, ठीक है। सो आप थोड़ा सा वाइजली इस चीज को बजाज में एक चार्ज कर, बजाज का तो थोड़ा बहुत अभी ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं करता है। वो अभी मार्केट पकड़ना वो तो क्या बोलते हैं, लेकिन बजाज आई डोंट थिंक कितना बेहतर होगा क्वार्टरली, मैंने एएमसी। सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों का बहुत बेसिक सवाल का जवाब है कि आप एक मार्केट एक्सपेक्टेशंस कैसे बिल्ड करोगे। सेटिंग एक्सपेक्टेशंस कैसे होगा? मार्केट पार्टिसिपेंट ऑफन अप्रोच टेक्निकल एनालिसिस एज ए क्विक एंड इजी वे टू प्रॉफिट, है ना। क्विक एंड इजी प्रॉफिट चाहिए,
On the contrary, technical analysis is anything but quick and easy. If done right, consistently generating profit. सही करोगे तो हमेशा profitable रहोगे. But to get that stage, one must put in required effort to learn the technique. सही करोगे तो हमेशा profitable रहोगे सर, लेकिन गलत करोगे तो उल्टा पड़ जाएगा. Trading catastrophe is bound to happen if you approach TA as a quick and easy way to make money in markets. When trading debacle happens, more often than not, the blame on technical analysis and not on the trader's inability to efficiently apply technical analysis. पर नॉर्मली क्या होता है ना, मार्केट में इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है. ऐसे आगे आगे मैं सब इंडिकेटर कवर करूंगा, ठीक है. ये देखो कितना सारा इंडिकेटर है, ठीक है. इतने के पीछे भागने का जरूरत भी नहीं है. एक इंडिकेटर को समझ नहीं आता. अच्छा, समझने के लिए तो क्लास ज्वाइन किया है. गाय हड़बड़ करता है बहुत, करता. समझ में आएगा कैसे? समय देने से समझ में आएगा. समझाऊंगा, अभी जैसे समझाऊंगा, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर आगे जाके ये भी बात करूंगा तो वो भी समझ में आएगा, ठीक है. तुम चिंता काहे को करते हो? टाइम दो ना. टेंशन तब होता है जब लॉस हो जाए, इससे पहले. मैंने, हमको पता है, मेरे को तैरना नहीं आता, फिर भी मेरे को कूदना है. अब कूदे तो फिर लॉस ही खाओगे ना, डूबेगे ही ना सर. पहले क्या होती है सर, एक दिन से जितना खाए हैं सर, मैंने मोदी डुबा दिया. कोई बात नहीं, देखो रियलिटी तो वही है. रियलिटी वही है. देखो मोदी को दोष दे रहा है. मैंने यही चीज, देखो यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि अपना इनेबिलिटी को तुम नहीं देख पा रहे हो, मोदी ने डुबा दिया. उसकी कहानी ने डुबा दिया तो मैंने. इसीलिए ना किसी के बातों पे इतना नहीं आना चाहिए. एग्जिट पोल, इतना बड़े बड़े न्यूज चैनल कंपनी सब धरे के धरे रह गए. तो फिर भी ट्रेड लिए. वही तो बोल रहा हूँ ना, इतने बड़े बड़े न्यूज एजेंसी कवर करने के लिए अगले दिन उल्टा पुल्टे बोल रहे. ठीक है, या तो मोदी से पैसा खा के बोल रहा था या फिर उनका एनालिसिस गलत निकला. तो बात ऐसा हो गया कि ईवीएम मशीन सही निकली. सर वो ईवीएम मशीन हमेशा ठीक ठाक ही होता है, थोड़ा बहुत एरर के साथ. ये जो हारता है कि उसका एक हमेशा, जैसे हम लोग जब ये बचपन वाला बात है, ये जो हमारे देश में पॉलिटिकल चीजें चलता है ना. जैसे हम लोग क्लास में जब किसी कारण से मार्क्स कम आता था तो हम ये नहीं बोलते थे मेरे को क्यों मार्क्स कम आया है, सबसे पहले मैं बोलता था और बेसिक उसका भी कम आया है. नहीं, बेसिक कैनो नहीं. जैसे मैं और एक क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है, ये मेरे दोस्त है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट करता है, ये इसको मैथ्स में मान में 100 से हमेशा 80 आता है, और मेरे को मैथ्स में मान के 40-35 आता है. मैं हो गया फेल और इसको 80 के जगह मिल गया 50, ठीक है. अब मैं जब फेल हो गया तो मेरे को घर पे जब पूछ रहा है कि तू फेल क्यों हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे मैं अकेला फेल नहीं किया, सब फेल किया है, ठीक है. ऊपर से जो इतना फास्ट होता था माँ, उसको देखो उसको और कम आया है, तो मेरा तो ऐसा होना ही था. ऐसा अपना और मारे. लेकिन ऐसा हम लोग बोलते थे कि नहीं बोलते थे? वही तो बोल रहा हूँ, खोलना पड़ेगा. ठीक है. अब ये यही कुछ भी टेक्निक तुम देखो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी सेम टेक्निक चलता है. तुम हार रहे हो, तुम्हारा हार का कारण तुम क्या बता रहे हो? ईवीएम पे गलती है ना. तुम हारे हो, पब्लिक मैंडेट नहीं मिला इसलिए हारे हो, तुम ऐसे नहीं बोलते ईवीएम पे गड़बड़ है, वहां पर ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है. देखो छप्पा वगैरह होता है, वो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ईवीएम के ऊपर बार बार उंगली खींचना, ठीक है, ये चीज बहुत गड़बड़ का है. छप्पा तो होता है, হোটেলে 7 লাখ পাওয়া যায়. छप्पा. और एक भी तो होता है ना सर, हाँ? अगर कोई चीट कर रहा है आगे पीछे, जो उसका चीट कर रहा है उसका ज्यादा आ जाता है, और जो वो भी तो होता है, वो भी तो होता है. एग्जैक्ट. तो टेक्निकल एनालिसिस में अपना इनेबिलिटी को कभी भी मार्केट का एनालिसिस का गलती मत समझना. मार्केट अपना काम करता है, आप अपने आप को नहीं बना पाते हो तो आप क्या बोल देते हो, जुआ है, एक भी इंडिकेटर काम नहीं किया. अरे भाई इंडिकेटर काम नहीं किया क्यों? कौन से सिचुएशन में कौन सा, अब सिचुएशन, अब 4 जून को कौन सा इंडिकेटर काम करेगा? 4 जून में ये सिचुएशंस में कौन सा इंडिकेटर काम करेगा? कितना मौका दिया है तुमको? ये इंडिकेटर काम करने का दिन है. একটা পূর্ণিমাই হয়ে যাচ্ছে, একটা পূর্ণিমি রাত হাজার টাকা কামাবো. ठीक है, তুই নিয়ে কি? আমি তো
করবো না, আগে থেকেই আমার রেডি ছিল। जब समझ में नहीं आता है ना सर, ना ही करना बेहतर। सर अगले दिन अच्छा नहीं दिया था, बताइए। আমি তো আগে থেকেই জানতাম যে আমি 4 জন আমি করবো না। अगले दिन तो देखिए सर कितना हाइट। पूरा मार्केट का खेल क्या है ना, परसेप्शन का खेल, ठीक है। इस पर्टिकुलर देखिए इस फोर्थ কোনটা এটা এটা তো টাইমের সাথে হয়েছে। এটা এটা পুরো ফোর্থ জুনে হয়েছে, ঠিক আছে। ইলেকশনের রেজাল্ট যেরকম যেরকম এনডিএ সিট কমছে অত 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 মারাত্মক ভাবে পড়ে যাচ্ছে। কোনো ইন্ডিকেটর, যে এত ইন্ডিকেটর আছে না, আপনি লাগিয়ে রাখলে কিচ্ছু কাজ, সব ফেল হয়ে যাবে। কোনো ইন্ডিকেটর কাজ করবে না। दूसरी तभी होता है जब 400 पार हो जाते हैं। नहीं सर, ये होता है अगर आपको पता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है थोड़ा बहुत। मैं समझ गया आपका बात। হ্যাঁ মানে সবার সাথে वो थोड़ा बहुत तो देते ही। बाय द वे करेंगे। बेसिकली इसका मानना, या फिर जैसे ये बोल रहा था ऊट ले लेते, जैसे मेरा रिस्क एपेटाइट है कि भाई मैं 1 लाख गवा सकता हूँ, तो ये मतलब ऐसा एक पॉइंट आता है कि हाँ भाई 1 लाख लगा के छोड़ दिया, बढ़ा तो बढ़ा, नहीं तो हाँ रिस्क एपेटाइट एक मैटर। risk appetite। हाँ माने बेसिकली कॉन्सेप्ट इज व्हाट लाइक दैट। मैं बताता हूँ जो अक्षत बोल रहे हैं कि सर मानो आपका 1 लाख टका अगर आप गवाने के लिए ताकत है आपका, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज आप पुट खरीद रहे। अच्छा पुट क्यों खरीदा? बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा था, आपका फीलिंग। अच्छा कुछ लोग कमाया है सर ऐसे मार्केट में, ठीक है, जिनको ये बिलीव था कि मोदी को इतना सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे वो लोग, कुछ लोग ऐसे एनालिसिस भी किया है, मोदी भक्त तो ना हो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा एनालिसिस किया है कि आज तक 10 साल से ज्यादा थर्ड टर्म, एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू का टर्म को छोड़ के, आज तक कोई तीसरा बार प्रधानमंत्री नहीं बना है इंडियन हिस्ट्री में। जवाहरलाल नेहरू का टर्म अलग सिचुएशन है, बिकॉज वो आजादी के बाद का सिचुएशन है। उस टाइम पे तो कोई खड़ा ही नहीं रहा। ओपोनेंट बोल के कोई चीज ही नहीं था, तो उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब से डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रॉपरली फॉर्म हुआ है, उसके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इवन इवन जवाहरलाल नेहरू का बेटी इंदिरा गांधी, जो इतना पावरफुल सिचुएशंस में था, ठीक है, पर इंदिरा गांधी का दबदबा था, है ना। शायद उस टाइम पे जिनका जन्म था उनको शायद थोड़ा बहुत पता होगा। इंदिरा गांधी के टाइम में भी इंदिरा गांधी भी थर्ड टर्म रिपीट नहीं कर पाया। उसके बाद तो कोई भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो बहुत पावरफुल रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। एक्सेप्ट बीच में अटल जी थोड़ा सा कोशिश किए थे, बट वो भी मैंने बीजेपी का उस टाइम पे इंडियन मार्केट में इतना बोलबाला नहीं था, और मनमोहन सिंह के टाइम पे थोड़ा सा मिली जुली करके वो लोग किसी तरह से रह गए, ठीक है। तो आज तक इस तरह का सिचुएशन तो नहीं बना। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी का तो गया, लेकिन ये चीज ये लोगों को नहीं समझना चाहिए कि इतने कुछ के बावजूद भी मोदी थर्ड टर्म रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक सिचुएशन। तभी मार्केट ऊपर फिर वहीं पे एग्जैक्टली ये चीज जो समझने वाला है वो समझ रहा है, और तभी मार्केट, फ्यूचर में लेके रखता हूँ तो बचा रहा। ठीक है। तो अब मानो कि तुम 1 लाख गवाने के लिए रेडी हो, और अगर तुमको बिलीव है कि अगर मोदी जीत भी 300 पार भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर वो पुट लेता है तो फिर ऑब्वियसली वो गेन करेगा, ठीक है। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। अगर किसी के पास है दम तो वो करे, नहीं है तो फिर चुपचाप बैठा करे। नॉर्मली अगर आप मुझे बोलोगे एज ए न्यू कमर, देखो ये ना शेयर एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये रातों रात नहीं आता है, और सच में ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है। हाँ किसी का किस्मत अच्छा है, लग गया ड्रीम 11 की तरह, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में अगर आप मुझे पूछोगे सर क्या करना चाहिए, कुछ मत करो, चुपचाप बैठे बैठे देखो। क्यों? बजट बजट हाँ बजट तो सचिन मूव रहेगा। हाँ, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, बट होगा। मैंने हो सकता है कि बजट अगर मैंने बहुत पॉजिटिव रहा, मार्केट 24 पार करके 24,500 के आसपास चला जाएगा। हाँ ऑब्वियसली আমি বলবো ক্লাসে कि ऐसा कुछ हो सकता है। ক্লাস চলতে চলতেই আমরা বলি, আর ক্লাসের আগেও তো আমি ডিসকাস করেই নি। এরকম যা কিছু হচ্ছে ক্লাসে তো डिस्कस হচ্ছে, এবং তারপরের দিন তো কিছু হচ্ছে রে बाबा, है ना। इवन मैं अगर मानो क्लास नहीं है तो कम से कम मैं रिपोर्ट के थ्रू से भी बता सकता हूँ कि ये सब सेगमेंट्स को देखो, और बजट का डिस्कशन तो रहेगा। बजट में होता है कुछ तो होता है। So trading catastrophe is bound to happen if you approach TA as a quick and easy way to make money in markets. When trading difficult happens, more often than not, the blame on technicals. यहाँ पर एक चीज समझना है, it is important to set expectation on what can and cannot be achieved with technical analysis. मैंने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं कर सकते, ये चीज समझना चाहिए सर।
फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इंपॉर्टेंट बात आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड। टीआई इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड। एकदम गांठ बांध लो ये सब बात, सुनो और गांठ बांध लो। जैसे पुराने दिन में महिलाएं लोग होते थे ना, ऐसे अपने आंचल के अंदर पैसा गांठ बांध के रखता था, वैसा गांठ बांध कि टीआई इज बेस्ट आइडेंटिफाइड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। टीए के थ्रू से कभी लॉन्ग टर्म अप्रोच की तरफ सोचना भी नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेड मैंने मैक्स मैंने नॉर्मली 1 डे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ। ऐसे देखोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर कितना मिनट का चार्ट है, 1 मिनट से लेके 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ का चार्ट देख के भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो 1 मंथ का चार्ट भी आपको मैक्सिमम अपकमिंग 3 महीने का एक ट्रेंड बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो तो मैक्सिमम 3 महीने तक का हिसाब मैक्स टू मैक्स रख सकते हो। इससे ज्यादा आप टेक्निकल के ऊपर भरोसा मत करो। 3 महीना बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 3 महीना ज्यादा क्यों, मैंने ज्यादा नहीं बोला, मैंने बेसिकली ये मैक्सिमम आप 3 महीने तक का पोजिशनल के बारे में सोच सकते हो टेक्निकल के भरोसे। लेकिन अगर आपको उससे दूर जाना है तब फंडामेंटल के बिना आपके पास और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे तुम देखो इधर, अगर मैं 1 मंथ का कैंडल ओपन किया, लुक एट दिस, ये एरिया देखो, ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग। ये सितंबर 2023 का डेटा है, लास्ट कैंडल है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मई का नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं सॉरी, सितंबर, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये नवंबर का है और ये अक्टूबर का है, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब जो लोग मंथली कैंडल देख के मार्केट को समझना चाहता है, क्या बना है बोलो? जो लोग जानता है वो बोल दिया, जो नहीं जानता है कोई बात नहीं, आगे आगे बोल पाओगे। Bullish engulfing, sir. थैंक यू सर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच सकता है उसमें जिगरा थोड़ा और ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग 10 मिनट होल्ड करते हैं तो हार्ट बीट इधर उधर होता है। मंथली होल्ड करने के लिए उस लेवल का आपको पेशेंस भी चाहिए, उस लेवल का नॉलेज चाहिए, और पैसा भी कमा, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको कहाँ लेना चाहिए, जब यहाँ पर इंगल्फिंग बना तब लेना। मैंने बेसिकली जब मार्केट इधर क्लोज हुआ, कहाँ क्लोज हुआ? 20,000 अप्रोक्स, है ना, 20,000 पे क्लोज हुआ। तो आप 20,000 जब निफ्टी चल रहा है, ऐसे सिचुएशंस में आप निफ्टी फ्यूचर या फिर ऑप्शन मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट वहां से कहां तक गया अभी तक? 23,544, मैंने अप्रोक्स 3,000 3,500 पॉइंट में मार्केट अबव गया है। ওটা বলছি না, অ্যানিভার্সারি ক্যান্ডেলটা নিতে পারতো ওই ইনভলভিং ফর্মেশন পরে পরের মাসের ক্যান্ডেলটা। मैंने इधर तो এটা आते हो, मैंने इस 1 मंथ में 20,000 का कैंडल कहां तक गया? फिर भी 2000 21,500, 1,500 पॉइंट में मार्केट ऊपर गया। 1,500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने का मतलब सोच सकते हो तुमने कितना पैसा कमाया होगा। ওই সব টাকায় আগে পৌঁছে যাবে। अब ये बिलीफ सिस्टम आ जाएगा सर, 100% आएगा, बट क्या है ना, मार्केट में इतना इंफॉर्मेशन एट ए टाइम होता है, अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। सबको लूप में रखना। হ্যাঁ, এটা টেকনিক্যালি হয়েছে, আমি তো কোনো টেকনিক্যালি বলছি তো, আপনি ম্যাক্সিমাম 1 মাস 2 মাস পর্যন্ত যেতে পারেন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, কিন্তু তা বলে আপনি 1 বছরের অ্যানালিসিস বা 6 মাসের অ্যানালিসিস টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস দেয় না। লাভও নেই, ওরকম ট্রেড হয় না, ওটাকে ট্রেড বলেও না। 6 মাস 3 মাসের বেশি হোল্ড করলে এটা ইনভেস্টমেন্টই বলে। কোয়ার্টার হয়ে যাচ্ছে না, এক একটা কোয়ার্টার ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। सो पॉइंट इज, अगर आप मार्केट को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, मैंने मंथली बेसिस में ही पोजीशन ले सकते हो कि मैं 1 मंथ होल्ड करूंगा। जैसे यहाँ पर आपको होल्ड कहाँ करना चाहिए था? ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज में था, हल्का सा डाउन ट्रेंड था, हल्का सा था, ज्यादा नहीं था, रेड कैंडल बना,
रेड कैंडल के बाद एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना जो रेड कैंडल को कंप्लीटली ढका एंड इट्स क्लियरली बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। और ये बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट में देखो और रुकने का नेक्स्ट मंथ में पूरा अपवर्ड, इवन उसके बाद और कुछ प्रॉपर कैंडल नहीं बना लेकिन छोटा छोटा करके ट्रेंड बना रहा, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप देता गया। हाँ ये गैप अप है, इट्स लुक लाइक ए हैमर, ठीक है। ये लेकिन इसका एक क्या है ना, क्योंकि मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ना, एक एक महीने का चार्ट है, तो एक एक महीने के चार्ट से हम अगला मंथ का हिसाब करना, बिकॉज ऐसा कोई भी कैंडल ये अकेला नहीं बता सकता कि अगला महीने में ये पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि पहला बात तो छोटा कैंडल है, ठीक है। ইন্টারভিউ যেমন বলে দিয়েছিল কত মাসে কি হবে এইটা বলছে মাল্টিপল ক্যান্ডেলস্টিক্স অনেক কনফার্মলি বলছে, ঠিক আছে, কিন্তু যেমন এইখানে এ বলছে মার্কেট পড়বে, इधर भी देखिए बोला है, ठीक है, लेकिन सिंगल छोटा छोटा कैंडल से आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये या तो देखो ये वाला মর্নিং স্টারটা ধরুন कौनटा, अच्छा এটা मैंने यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर कैंडल कम है ना, तो आप बहुत प्रोमिनेंट कैंडल के बिना यहाँ पर मूव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर इंगल्फिंग, यहाँ पर डाउनफॉल, इसको बोलते हैं बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग, पहला कैंडल ग्रीन फिर रेड और कंप्लीटली ढका है और अगला 2-3 महीना देखो पूरा डाउन गया है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन कम देता है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं देगा तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं ऐसे फील्ड। मंथली पोजीशंस पे ट्रेड लेना बहुत वेरी फ्यू लोग होता है, माने एक तो एक महीना होल्ड करने के लिए कितना जिगरा चाहिए। এই টাইমটা পাওয়ার জন্য তো তাকে 6 মাস ওয়েট করতে হয়েছে ওই যে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াস, 5 মানে মাস ওয়েট করতে হয়েছে মানে এই পজিশনটা পেতে গিয়েও তো অনেকটা ওয়েট করতে হয়েছে, এইখানে ওয়েট করতে হয়েছে, এখানে 1 মাস 2-3 মাস ওয়েট করার পর এখানে মর্নিং স্টার পেয়েছে 4 মাসের, है ना, 4 মাস ওয়েট করার পর এই পজিশনটা পাচ্ছে। না এটা प्रॉफिट भी हाई बहुत है, ट्रेड्स को डिवाइड करके भी रख सकते हैं कि नहीं, मुझे पता है 3 महीने बाद मेरे को एक प्रोमिनेंट ऐसा मिलेगा कि हमें नेक्स्ट 2 महीना अपना एक अच्छा हाँ मैंने बेसिकली आप अपने फंड को उस तरह से इकट्ठा यूज कर सकते हैं, कुछ पैसा इंट्राडे के लिए रखो, कुछ पैसा पोजिशनल ट्रेड के लिए रखो, कुछ पैसा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजिशंस में ट्रेड ले सकते हैं, पॉसिबल, it's 100% possible. So TI is based on use the identify of short term trades. Do not use TIs to identify long term investment opportunity. Long term investment opportunities are best identified using fundamentals. जब आप फंडामेंटल पढ़ोगे, मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं सर, अगर आप लोग मैक्सिमम करोगे तो मैं शायद खोल लूँ, अदरवाइज देखते हैं कब मौका मिलता है। बहुत लोग बोला है टाइम मैनेज करने से। If you are a fundamental analyst, use TA to calibrate to entry and exit. Now there is a point. कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ फंडामेंटल टाइम देते हैं, फंडामेंटल ही करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करता, उनके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने देखा सर टेक्निकल एनालिसिस एकदम बेकार चीज है और ट्रेडिंग में मेरा सब पैसा बेकार हो जाता है। गलत बात है, इवन एज ए नहीं, सबका अपना अपना नाम मत ले यार, ठीक है, नाम मत ले, देख हर किसी का कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होता है, ठीक है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता कि धौरणी ऐसा है, प्रथम ऐसा है, नंदन ऐसा है, ऐसा नहीं बोलता मैं। बेसिकली जब बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलता है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि इसमें से कुछ आप भी हो सकते हो, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है। तो जैसे कोई नहीं, सीरियसली कुछ लोग बोलते हैं हमको सिर्फ फंडामेंटल समझ में आता है, टेक्निकल मेरे को आज तक कुछ समझ में नहीं आता और मैं उसको बिलीव भी नहीं करता, गलत सोच है। अनदर मैंने क्या बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो, माने आप बेसिकली लॉन्ग टर्म में ही पोजीशन लेते हो, 6 महीना 1 साल होल्ड करते हो, फिर पोजीशन क्लोज करते हो, इस तरह का भी लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी टेक्निकल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट टेक्निकली बता सकते हैं। सर जैसे एक एग्जांपल है, हमारे टायर्स तो बहुत साल से मतलब हाँ वो एक्चुअली तो उस समय पे तो कोई फंडामेंटल कुछ टेक्निकल था ही नहीं पढ़ने। टेक्निकल तो सच नहीं था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कि हाँ। हाँ फंडामेंटल तो ऑलवेज टेक्निकल पहले भी था, लेकिन टेक्निकल कैंडलस्टिक्स तो 1880 से चल रहा है सर, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, कैंडलस्टिक्स बनाना माने
इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं था, तो कैंडल स्टिक्स को यूज करने के लिए कि कितना क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये सब कुछ ना मैनुअली होता था। হ্যাঁ মানে যখন থেকে স্টক মার্কেট এসছে, स्टॉक मार्केट आने के बाद से टेक्निकल एनालिसिस भी है, फंडामेंटल्स भी है। फंडामेंटल एक तरीका है कि बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए, वैल्यू एंड ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो अप्रोच तो था, है और रहेगा। लेकिन टेक्निकल अप्रोच भी बहुत पुराना है, इट्स नॉट वेरी न्यू। टेक्निकल अप्रोच में बेसिकली कल क्या होगा, ट्रेडर लोग तो ये यूज करते हैं ना, जापान का राइस मर्चेंट लोग ये यूज करता है, मैं बताऊंगा इसको। जापान का राइस मर्चेंट लोग, जो लोग राइस में ट्रेड करता था, वो लोग कैंडल यूज करता था और कैंडल को मैनुअली डेवलप करता था। मैनुअली डेवलप करके आज चावल खरीदा, एक हफ्ता बाद चावल का दाम कहाँ जा सकता है, तो उसको पूरा कैंडल वाइज, वेदर वाइज देखता था जापान में। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि हमारे पैर कितना आगे जाएगा, कि 1,30,000 या उसका हर महीने का 1,000-2,000 ग्रोथ ही है हर महीने का। तो वो एक शेयर समझने के लिए कितना, मतलब क्या टाइम है, जो आज मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया, माइट भी 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस से वो एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ता। नहीं सर, अगर आप किसी बिजनेस पे होल्ड करके रखना चाहते हो शेयर को, ठीक है, उसका एनालिसिस आपको हमेशा हमेशा डेली नहीं ना देखते हो, मैंने आपको हमेशा हर फाइनेंशियल ईयर हाँ, आपको तो हमेशा उसको चेक करते रहना है कि उसका बिजनेस परफॉर्मेंस तो आपको ऑलवेज ट्रैक करते रहना है, ठीक है। जैसे एमआरएफ टायर, बहुत लोगों को लगता था फॉरेन कंपनी, इंडिया का है, मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है, और इवन इंटरनेशनली इसका बहुत मार्केट अच्छा है एमआरएफ टायर का, तो वो क्वालिटी उसने बनाया, समझ में आ रहा है। तो एमआरएफ अपना उस लेवल का गुडविल, और एमआरएफ का शेयर का दाम इतना ज्यादा होने के पीछे रीजन ये है कि उसने आज तक अपना शेयर को कभी ना स्प्लिट नहीं किया। तो स्प्लिट का मतलब स्प्लिट माने क्या होता है कि वो फेस वैल्यू को ना तोड़ देता है, 10 का शेयर को 5 कर देगा तो 1 लाख का शेयर 50,000 हो जाएगा। मेन वैल्यू सेम रहेगा, मेन वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली अकाउंट्स में चेंज करेगा, जिसका इंपैक्ट मार्केट में देखेगा, जो कभी भी एमआरएफ आज तक नहीं। बोनस भी शुरू एमआरएफ आज तक ये चीज नहीं, एमआरएफ का अपना अप्रोच है चलाने का, वो अपने आप को अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए रखना नहीं चाहता है, इसलिए एमआरएफ अपने आप को कभी भी नहीं किया, वो अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट में जीता है, ठीक है। जैसे अगर अगर इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों का शेयर्स को भी ये लोग अगर बीच बीच में नहीं तोड़ता ना, ये भी इन्फोसिस भी आज चला जाता 7,000 8,000 में, आप छू नहीं सकते। इन्फोसिस क्या कौन प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन इन्फोसिस अपने आप को स्प्लिट करके रखा और आम आदमी के बीच में अभी भी इसलिए ट्रेडिंग सिचुएशंस में। इन्फोसिस बहुत बार, इन्फोसिस में कितना बार स्प्लिट हुआ बिलीव नहीं है, 3-4 बार स्प्लिट किया। শেয়ারের দামটাকে কেটে দেয়, মানে ফেস ভ্যালু 10 টাকা করে থাকে, ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট যাতে সবাই থাকতে পারে। যদি ওটা না করতো, মানে এটা एक्चुअली अकाउंटिंग, মানে ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, हम लोग अकाउंटिंग भाषा में इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, মানে अंदर से रिकंस्ट्रक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। हाँ, টাটা স্টিলও করেছে, টাটা স্টিলও করেছে, টাটা স্টিলও করেছে, এরকম অনেকবার, এগুলো ফান্ডামেন্টালি বুঝতে হয়। अच्छा, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिटर्न पर ट्रेड। टीए बेस्ड ट्रेडर्स आर यूजुअली शॉर्ट टर्म इन नेचर, डू नॉट एक्सपेक्ट ह्यूज रिटर्न विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। जो प्रथम जी गलती करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो एक दिन में अरबपति बनना चाहता है, मत करो सर। The right way to use TI is to identify frequent short-term trading opportunity that can give you small but consistent profit. अगर डेली 500 आ रहा है तो खुश हो जा, मान के तू 2,000 टका डाला मार्केट में, 2,000 में 500 हो गया, क्या खराब कमाया भाई। जैसे आज सुबह मैंने 1,500 लगाया था, 400 आया, क्या खराब कमाया 10 मिनट में। तुम रिटर्न कैलकुलेट करो, 1,500 टका लगा के 400 टका एक्स्ट्रा, 450 मोस्ट प्रोबेबली, तो व्हाट बैड इज इट, कुछ भी खराब नहीं है ना। तो बेसिकली ठीक है, रोज करो, छोटा छोटा करो, और मतलब बहुत ह्यूज कोशिश मत करो, मैंने भी कैलकुलेट 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली उसी अप्रोच के साथ है, टारगेट फिक्स करके चलो, स्टार्टिंग में टारगेट थोड़ा कम ही रखो, ठीक है, धीरे धीरे टारगेट को बढ़, स्टार्टिंग में टारगेट कम रखो। स्टार्टिंग में यदि एक ही ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट, अगर ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो काय को, जब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बढ़ेगा कि गिरेगा, तुक्का में रहो, लेकिन समझ में आ रहा है कि
400 आएगा, 500 आएगा, समझ में आ रहा है? तो जितना समझ में आ रहा है उतने में खुश रहो ना भाई। जब समझ में आएगा कि 5000 आ सकता है तब उस तरह का करना। जब तुमको गुड लेंथ बॉल में छक्का लगाना नहीं आता है तो मत लगाओ, क्योंकि गुड लेंथ बॉल में छक्का लगाना हर किसी को नहीं आता है, विराट कोहली को आता है। विराट कोहली हर कोई बन पाया क्या? बाकी लोग भी ट्राई करते हैं गुड लेंथ में छक्का लगाने का, क्या होता है? आउट होता है। समझ में आया ना सर? ये मेरा दिमाग कौन समझा जितना भी ट्राई कर लिया सर, खेल ही देता सर जितना देर स्क्रीन में बैठा है। अच्छा, TA is identifying frequent short-term trading opportunity that can give you small but consistent profit. Holding period trades based on technical analysis can last between a few minutes to few weeks. कुछ मिनट से लेके कुछ हफ्ता तक, यूजुअली नॉट बियॉन्ड दैट। इससे ज्यादा TA का यूज प्रॉपर करना मुश्किल है। फिर भी मैंने मंथली चार्ट आपको दिखाया, अब उसको भी यूज कर सकते हो, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक बिग मिक्स्ड है। यू कैन यूज इट। मैं करता हूँ, সেটাই তো বলছিল না ফিউচার আর मैं करता हूँ। फ्यूचर एंड अपने लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में भी आप रह सकते हो। मैं करता हूँ, मेरे को पसंद आता है, और बिलीफ सिस्टम भी काफी जोर होता है उसमें। विल एक्सप्लोर दिस एस्पेक्ट्स धीरे धीरे। टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं दिखा भी रहा हूँ। एंड फाइनल पॉइंट ऑफ टुडे, रिस्क। Often traders initiate a trade for a certain reason. However, in case of an adverse movement in the stock, the traders start to lose money. Usually, in such situations, traders hold on their loss-making trade with the hope they can recover the loss. Remember, TA-based traders are short-term. If the trade goes bad, do remember to cut the loss and move on to identify next opportunity. साथ मत रहो, लेकिन इसमें 2-3 चीज काम करता है। आपका एक्सपायरी कब है? अगर आपने जब जिस टाइम पे सोचा कि मार्केट डाउन जाएगा, शायद उस दिन आपको सोच अगर 3 दिन बाद डाउन जाने वाला है, तो अभी होल्ड करो, अपने परसेप्शंस में डटे रहो। सर स्ट्रैटेजी भी तो काम आती है जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी। हाँ, स्ट्रेटेजी भी काम आएगा, वो सब धीरे धीरे बोलूंगा सर। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि आप जब आप टारगेट किए हो, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, तो लॉस को कट करके निकलो। आपका टारगेट नहीं हो रहा है, सपोज आपने एक आधा घंटे का टाइम फ्रेम रखा था, आधा घंटा में 400 आएगा तो मैं बुक करूंगा, लेकिन आधा घंटा में 400 आया नहीं, 400 की जगह घट गया, लॉस बुक करो और निकलो। अगर आप देख रहे हो कि नहीं आधा घंटे का टाइम फ्रेम इज नॉट गुड फॉर यू, तो फिर धीरे धीरे अपना एबिलिटी को चेंज करो, आधा घंटे की जगह 1 घंटा होल्ड, 2 घंटा होल्ड करो, शायद आप उसमें बेहतर परफॉर्म करोगे। ये अपने आप को एनालिसिस करते करते आप समझ में आएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है और क्या। तो ये होता है रिस्क, यानी उतना रिस्क लो जितना रिस्क तुमको देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। इससे ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ग्रो कर सकते। ठीक है सर? तो ये है कुछ अप्रोच जो टेक्निकल एनालिसिस को होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेक्निकल का असम्पशंस, ठीक है, जैसे क्या क्या अप्रोच लेके टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में आते हैं, और कैंडलस्टिक्स डायरेक्टली स्टार्ट। ठीक है? हाँ, काल के वापस से बेसिक से पढ़ा। हाँ प्रिंस, तो बोलो। वापस से बेसिक्स हो रहा है। हाँ, बोलो बेसिक्स सर, हो रहा वापस है। से बेसिक्स हो रहा है। यस सर, यस, ठीक मैं है बोला सर। था तो टेक्निकल का बेसिक सिखा रहा हूँ। जिनका बेसिक्स वीक है रिपीट कर लो, जिनका बेसिक्स नहीं हुआ कभी भी स्ट्रेंथ बना लो। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो सर, आज इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। मैंने कुछ स्टॉक भी ग्रुप में दिया है, आप लोग उसको चेक करो और ट्रेड करो और खुश रहो। मैं तो ट्रेड नहीं ले देता मुझसे। ठीक है सर, चलो बाय। आप जो ट्रेड देखते हो, मैं देखता हूँ कि कैसे मार्केट खुला है, क्या हुआ है, लेकिन